नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या वालों के लिए कैसा रहेगा 2022 का पहला महीना जनवरी। तो देखिए, सबसे पहले हम आएंगे चार्ट पर, देखेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और उसके आधार पर आपका कैरियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, इन सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रेम, शादी, विवाह, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, सारे जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अब्रॉड जाना, बिजनेस, सभी के ऊपर। और अगर कोई रेमेडी है तो उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। कार्मिक रेमेडी क्या हम ध्यान में रख सकते हैं उस ग्रह के अनुसार, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कुंडली के ऊपर कि आपकी जो कुंडली है गोचर की, वो क्या कह रही है। देखिए, इस तरह से दिखती है। आप देख सकते हैं प्रथम भाव खाली है, ये प्रथम भाव है। यहाँ पर 6 नंबर आपके राशि को दिखा रहा है क्योंकि आपकी छठी राशि है, प्रभावी है, प्रथम ही है। द्वितीय भाव खाली है। तृतीय भाव में काल पुरुष की 8वीं राशि में केतु और मंगल बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग इसको पिशाच योग बोलते हैं। और पर मंगल यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं है, 16 तारीख तक है। 16 तारीख के बाद मंगल चौथे भाव में धनु राशि में अपने मित्र की राशि में एंटर कर जाएंगे। तो इस तरह से मंगल रहेंगे। शुक्र की बात देखें तो शुक्र आपके चौथे भाव में धनु राशि में है और वक्री हैं, और वो 29 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 तारीख तक धनु में चौथे भाव में रहेंगे, आपके धनु राशि में। उसके बाद वो आपके पंचम भाव में मकर राशि में चले जाएंगे। इसी वजह से इस महीने मकर संक्रांति आएगी। बुध की अगर हम बात करते हैं, जो आपके लग्नेश हैं, आपके दशमेश हैं, वो अपने मित्र की राशि में अपने मित्र के साथ पंचम भाव में है। बहुत अच्छी सिचुएशन है, पर बकरी है। कब से? 14 तारीख से और फिर 4 फरवरी तक, 14 जनवरी से 4 फरवरी 2022 तक। शनि अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, अपने मित्र के साथ बैठे हुए हैं। और यहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा योग बना हुआ है शनि बुध का, यहाँ पर बहुत खूबसूरत योग है। इसके रिजल्ट के बारे में बातें करेंगे। गुरु जो हैं, जो कि आपके चतुर्थेश और सप्तमेश हैं, छठे भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव और आपका अष्टम भाव खाली है। 9वां भाव है, ये 9वां भाव है, भाग्य का भाव है। वृषभ राशि है, दूसरी राशि वृषभ होती है, उसमें आपके राहु गोचर कर रहे हैं। 10वां भाव खाली है, एकादश भाव खाली है, और द्वादश 12th भाव कह सकते हैं, 12वां भाव जो है वो भी खाली है। तो इस तरह से है हमारे ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, लग्नेश पंचम में है, अच्छा महीना है, अच्छा महीना है, क्योंकि जो बड़े गोचर हैं वो दिखाते हैं साल कैसी है, पर जब महीने के ऊपर बात आती है तो हम लग्नेश देखते हैं, सूर्य देखते हैं, उस तरह से देखते हैं। लग्नेश पंचम में है, पंचमेश के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है। आप जॉब में हो, आप कहीं पर भी हो, आप बिजनेस में हो, परफॉर्मेंस करेंगे तभी रिजल्ट आएगा ना, उसके लिए ठीक है। स्पेकुलेटिव गेन, आपने जो इन्वेस्ट किया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, टैलेंट आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे कुछ रिजल्ट निकल के आएगा जनवरी में। इस चीज को यहाँ पे दिखा रहा है। और 14 तारीख के बाद थोड़ा सा ध्यान तो अवश्य रखना है, क्योंकि बुध वक्री हो जाएंगे, लग्नेश वक्री हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है? कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। आप जिस तरह से बात करते हैं वहां थोड़ा सोच समझ के बोलें। कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह करते वक्त, व्यापार में कोई डीलिंग वगैरह करते वक्त कागज को 2 बार चेक अवश्य करना है बुध के यहाँ आने पर यहाँ पर दशमेश अपने से अष्टम जा रहा है, कार्य में चेंज भी दिखा रहा है, ट्रांसफर आदि भी दिखा रहा है, और ये भी दिखा रहा है कि आपके काम में कुछ क्रिएटिव चीज आ सकती है, कुछ इंटरेस्ट चीज आ सकती है। क्योंकि एक तरह से ये राजयोग है कि केंद्र का स्वामी, 2 केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा है, वो भी त्रिकोण के स्वामी के साथ। तो राजयोग का मतलब राजा बन जाना। अब राजा तो नहीं बनेगा हर कोई, किसी की कुंडली में भी ऐसा योग हुआ और उसकी दशा महादशा भी बुध और शनि बुध की हुई, तो उसका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन अवश्य हो सकता है, पक्का ही मान लो। इसके बाद देखिए, आ जाते हैं बुध के और अच्छा करने के क्या तरीके हैं, इसको क्या हम बेटर कर सकते हैं। किन्नरों के लिए कुछ हेल्प कर दें, गणेश जी की पूजा कर दें, गणेश थर्पसीस का पाठ करें, और कर दे मतलब करते ही रहें, तो आपके बुध अच्छे रहेंगे। पक्षियों को दाना वाना डाला करें बुधवार के दिन, तो आपके बुध धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। वाणी का सदुपयोग करें, प्लानिंग करें चीजों की। टफ से टफ कंडीशन को थोड़ा सा इजीली लें। देखिए, सीरियसली लेना चीजों को नहीं है, और
सीरियसली लेने का मतलब है मतलब सीरियस नहीं हो जाना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है, ज्ञान को खोल के रखना है, दिमाग को खोल के रखना है और आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि मुसीबत का आना ये तो निशानी है जीवन की। जीवन है तो मुसीबतें हैं, उतार चढ़ाव हैं, वरना शमशान में लोग सोए रहते हैं, वहाँ कोई मुसीबत नहीं है। तो प्रॉब्लम तो आएंगी लाइफ में, तो उतार चढ़ाव आते ही हैं, और जो जितना ऊपर जाएगा उसको उतने उतार चढ़ाव आएंगे। ये भी याद रखने वाली बात है। बस कर्मठता, मेहनत, उसका कोई वेरिएंट नहीं है, ना ग्रह है ना कुछ है। अगर आप मेहनत करोगे, एफर्ट डालोगे, तभी रिजल्ट आएगा। ग्रह भाग दौड़ कर अगर किसी चीज को सामने ले भी आए तो चल के तो जाना ही होगा, ये मान लीजिए आप। तो बुध का ये है, नारायण पूजा भी बुध के लिए करते हैं। शनि की बात करें तो शनि पंचम में बहुत बेस्ट तो नहीं मानते, पनौती बोलते हैं। इसका मतलब कि मेहनत एफर्ट ज्यादा रहता है, रिजल्ट थोड़े कम आते हैं, पर फिर भी आपके लिए शनि थोड़े बेटर होते हैं। क्यों? अपनी ही राशि में रहते हैं और आपके लग्नेश के मित्र हैं, इसीलिए कन्या वाले, तुला वाले, कुंभ वाले, मकर वालों के लिए बोलते हैं कि चीजें बेटर रहती हैं शनि की। खास करके अगर अष्टक वर्गा में पॉइंट अच्छे हैं और शनि कुंडली में अच्छे हैं तो कुछ खास दिक्कत नहीं, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत करते हैं, अपने घर से दूर ले जाते हैं, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करते हैं यहाँ बैठ के शनि। रिलेशनशिपों में दिक्कत करते हैं। यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ रही है ना रिलेशनशिप पर, आपकी जो पार्टनरशिप है, आपका जो नेटवर्क है, आपकी जो फ्रेंड्स हैं, उनके थोड़ी दूरी बनवा देते हैं यहाँ पर, और आपकी खुद की वाणी को थोड़ा अफेक्ट करते हैं। धन के मामले में भी हल्की सी दिक्कत करते हैं, अफर्ट कराना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करानी पड़ती है। पर ये एग्जाम की तरह मान लो आप इसको। जब एग्जाम आता है तो बच्चों की बड़ी हालत खराब हो जाती है। पढ़ाई जो खास करके जो रियली में मेहनत कर रहे हैं, खाना पीने का भी बैलेंस बिगड़ जाता है, एक्सरसाइज वगैरह भी छूट जाती है और ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा। पर वही एग्जाम, वो जो तैयारी है, फिर आगे उनको रिजल्ट दिलाती है, आगे उनके रास्ते खोलती है। तो उस तरह से आप इसको लेके चलें। बाकी शनि के लिए वृद्धों की सेवा करना, हनुमान जी की पूजा करना, माँ काली की पूजा करना, पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना, परिक्रमा करना, और अस्पताल है, हॉस्पिटल, अस्पताल हो गया आपका, शमशान है आपका, और आपका शमशान हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जेल हो गया, यहाँ पर कुछ हेल्प करना। किसी एक की भी कर सकते हैं इनमें से। आपको शायद हॉस्पिटल किसी के आसपास हो सकता है, शमशान किसी के आसपास हो सकता है, जेल तो शायद ही हो, पर हो सकता हो किसी के पास हो, तो वहाँ पर भी कोई दान वगैरह करेंगे तो वो चलेगा, क्योंकि ये शनि की जगह है। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जो जिन लोगों को लोगों ने छोड़ दिया है, जो कमजोर हैं, उनकी कुछ हेल्प करना शनि के लिए। और करते रहें, फिर ऐसा ना करें कि अभी करें फिर छोड़ दें, करते रहें। अपने लाइफ में इस तरह का थोड़ा रूटीन बनाएं कि एक दिन तो हफ्ते में ये काम, इनकी सहायता कुछ करना है, एक दिन हफ्ते में या महीने में एक बार जरूर करें ऐसा। ये शनि का हो गया। गुरु की बात करते हैं। देखिए, गुरु का भी गोचर आपके लिए ठीक ठीक है। आप क्योंकि वो नीच के थे पहले से, पंचम भाव तो ठीक था, राशि ठीक नहीं थी। अब राशि ठीक है पर भाव ठीक नहीं है, तो आप 100 में से 50 पॉइंट दोगे। अच्छा किस चीज के लिए? अब्रॉड ले जा सकता है, विदेश ले जा सकता है। आपके कार्य में पवित्रता रहेगी। आपका फ्रेंड सर्किल जहां पर आप काम करते हैं तो दोस्तों से आपकी बनेगी, पर आपकी मदर के साथ और आपके जो बचपन के फ्रेंड्स हैं उनसे कुछ दूरी ला सकती है। और संतान के साथ साथ भी थोड़ा यहाँ पर दिक्कत रह सकती है, क्योंकि गुरु संतान के कारक होते हैं। पढ़ाई लिखाई में मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, और पत्नी या पति या फिर स्पाउस, जीवन संगिनी, जीवन साथी, उनके साथ थोड़ा या तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, या फिर उनकी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव रह सकता है, उनकी लाइफ में थोड़ी हार्डशिप आ सकती है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि सप्तमेश गुरु अपने से 12वें भाव में और कुंडली के 6ठे भाव में जो रोग ऋण शत्रु का है, 12वां भाव मतलब व्यय का, खर्चे का, उस चीज के खत्म होने का, कम होने का, तो उस नजर से तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु की यहाँ से दृष्टियां ठीक हैं, 10वें भाव पर है, कार्य बढ़ा देगा, मेहनत बढ़ा देगा, कार्य में उतार चढ़ाव आएगा। 12वें भाव पर है, खर्चा बढ़ेगा, पर साथ साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अगर काम करते हैं थोड़ा लाभ हो सकता है, विदेश आदि जाने की भी अपॉर्चुनिटी बनाता है। और धन भाव पर गुरु की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो धन के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हो सकता है अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र बहुत अच्छे हुए और गुरु शनि की स्थिति मजबूत हुई तो ये हमारे गुरु दिखा रहे हैं। गुरु को अच्छा करने के लिए आप हल्दी आदि का दान भी कर सकते हैं गुरुवार के दिन, और साथ पीले वस्त्रों का मंदिर में दान कीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और गुरु के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हल्दी में स्नान भी कर सकते हैं, पर आपके लिए दान करना थोड़ा सा बेटर है। इसके बाद देखिए, सप्तमेश जो है
छठे भाव में जा रहे हैं, अपने से बारे में जा रहे हैं, तो मैंने बताया कि पार्टनरशिप में थोड़ा ध्यान रखना है, मैरिज लाइफ में थोड़ा ध्यान रखना है। अष्टम भाव का जो स्वामी है तृतीय भाव में जा रहा है, तो खुद से कोई गलती ना करें, खुद से कोई गलती ना करें। अष्टम भाव का स्वामी जब तृतीय भाव में जाता है, भले ही अपने उसमें हो, कभी कभी व्यक्ति खुद ही जैसे कि बॉस से ही लड़ाई कर ली, गुस्से में आ गए, बस जानते थे कि ऐसा करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, पर फिर भी कर ली, इन लॉस से लड़ाई कर ली, वो थोड़ा ध्यान में रखिए। यहाँ पर काल सर्प योग जैसी स्थिति बन रही है, पर ये काल सर्प योग नहीं है, क्योंकि चंद्रमा तो निकलते रहेंगे, बाहर रहेंगे, पर आपकी कुंडली में भी काल सर्प योग है। तो नव नाग स्तोत्र का पाठ कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, भगवान शिव के 12 शिवलिंग जो हैं, जो नाम है, उनका आप स्मरण कीजिए, आपको अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए, भाग्य का जो स्वामी है वो वक्री रहेगा आपका 29 तारीख तक। तो भाग्य के भरोसे ना बैठे, और पुरानी चीजों से, पुराने लोगों से, पुराने नेटवर्क से, जिनकी आपकी पहले से ही जानकारी चली आ रही है, उन चीजों से आपको लाभ होगा। एकदम से नई चीज करने के लिए महीना बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखें। 29 के बाद फिर शुक्र जो है मार्गी हो जाएंगे, स्थिति में सुधार आएगा, धन आ सकता है रियल एस्टेट आदि से, जो पुरानी जमीन आदि बिक सकती है, या फिर आप कोई पुरानी बात कर रहे थे, ऑलरेडी बात चल रही थी जमीन खरीदने या बेचने की, वो डील हो सकती है। इसको शुक्र और दिखा रहे हैं, गाड़ी खरीदने को दिखा रहे हैं, गाड़ी का सुख, एसी, कंडीशनर, कुछ ऐसी चीजें जो हमको सुख भोग में फायदा करती हैं। गाड़ी को एक तरह का लग्जरी तो माना ही जाता है, उसके लिए अच्छे हैं। शुक्र की यहाँ बैठी स्थिति माता के लिए लाभकारी हो सकती है। माता की लाभ, माता अगर वर्किंग वूमेन है तो उनकी लाइफ में कुछ शुभता आ सकती है, सुकूलता आ सकती है, उनका जॉब आदि में कुछ पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ सकता है। इस तरह से उनके लिए थोड़ा सा शुक्र की वजह से, अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा है, याद रखिएगा दशा महादशा का बड़ा खेल है। अगर गुरु की है तो उतना नहीं है, शुक्र की है तो ज्यादा है, क्योंकि शुक्र अपने रिजल्ट ज्यादा देंगे। खासकर कि अगर जन्मपत्री में भी इस तरह की सिचुएशन हुई, जन्मपत्री तभी तो है ना, वो आपके है, प्रारब्ध वहां पर लिखा, ये ओवरऑल है, करोड़ों लोगों की है, पर इसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ग्रह होंगे ही उस हिसाब से। इसके बाद देखिए, 10वें भाव का स्वामी अपने से अष्टम जा रहा है, तो कार्य में उतार चढ़ाव आ सकता है, बदलाव आ सकता है, और तबादला आदि हो सकता है। पर ये किस चीज के लिए अच्छा है? अगर आप क्रिएटिविटी में हैं, आपका काम ही ऐसा है जहाँ पे कुछ चेंज वगैरह आए, तो आपके लिए अच्छा रहता है। और ये राजयोग भी है, मतलब जो चेंज होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, भले के लिए होगा, बढ़िया के लिए होगा। कभी कभी जो अच्छा भी होता है वो भी हमको गलत लगता है। समथिंग लाइक जैसे कि भगवान राम जब जेल गए, खैर रामचंद्र जी तो जेल नहीं गए थे, भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए थे, तो वो एक तरह की अप्रिय घटना थी कि भाई वो वहाँ जेल में पैदा हुए, लगता तो ऐसा ही है, पर वो भी कहीं ना कहीं ज़रूरी था। या रामचंद्र जी जब वनवास गए तो कभी को ऐसा ही लगा होगा कि भाई ये गलत हो रहा है, पर अगर वो नहीं जाते तो आज रामायण कहाँ होती और हम उनसे क्या सीख पाते। और बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि जिसको हम सोचते हैं कि भाई ये क्यों हुआ, बाद में पता लगता है कि उसकी वजह से ही लाइफ किसी अच्छे पाथ की तरफ जाइए। तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और इससे आपको शक्ति भी मिलती है उस सिचुएशन से भी उभरने की, और इससे आपको शक्ति भी मिलती है आगे भी चलने की। जैसे कि किसी व्यक्ति को ठोकर लग जाती है, तो दो नज़रिए हैं देखने के। एक तो ये कि आज का दिन बहुत ख़राब है, पैर में चोट लग गई, भाग्य खराब था, और दूसरा ये है कि आज का दिन बहुत शुभ है, कहीं के पुण्य सामने आ गए, क्योंकि जब भी ठोकर लगती है गिरने का तो चांस रहता ही है, तो ईश्वर ने मदद कर दी, गिरा नहीं मैं, और उससे क्या होगा, उसकी हीलिंग भी जल्दी होगी और वो आगे भी जल्दी बढ़ पाएगा। तो क्यों ना उस अप्रोच को अपनाए लाइफ में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए, एकादश भाव का स्वामी जो है चंद्रमा, वो तो आपका घूमता रहेगा, पर उस पर बुध और शनि की दृष्टि है, और यहाँ पर शनि की दृष्टि इस भाव पर माता के स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना। मन में थोड़ी निराशा रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा और शनि बहुत मित्र नहीं है। राहु की बात अगर करें तो 9वें भाव का राहु बुरा नहीं मानते हैं, कुछ चीजों में बुरा है, कुछ में नहीं है। किस में बुरा है? आप अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की प्रति आकर्षित हो सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, और चूंकि हमारे जो सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनकी लिमिटेड हैं। जैसे कि हम अंधेरे में नहीं देख सकते, पर उल्लू देख सकता है। अगर उल्लू से कहोगे तो वो कहेगा भैया अब तो दिन है, आप क्या इसको रात बोल रहे हो, और वो सही है, उसके लिए वो दिन ही है। तो दिन रात वास्तव में कुछ है नहीं, आप जैसा फील कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग है। अगर आप बहुत ठंडे पानी से नहाए हो तो आपको हर चीज गर्म दिखाई देगी,
पर वास्तव में वो दूसरों के हिसाब से ठंडी है। तो हमारे जो सेंसेस है लिमिटेड हैं, इस कारण से हम कई बार पूरी जानकारी ना रखते हुए दूसरी तरफ बढ़ सकते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि उधर थोड़ा बढ़िया है। तो अपने धर्म, अपने गुरु के प्रति भी सम्मान रखें, दूसरी चीज़ों के प्रति भी आपका इंक्लाइनेशन है तो वो भी आप जाने सीखें, फिर आपको सही जानकारी होगी। इसके साथ साथ राहु यहाँ पर विदेश यात्रा करा सकते हैं, दुबई है, अबू धाबी है, गल्फ कंट्रीज ले जा सकते हैं। राहु को शुक्र से जोड़ते हैं। कहीं ना कहीं जब फॉरेन ट्रेवल की बात आती है तो नवम भाव के राहु अच्छे हैं, अब्रॉड एजुकेशन करा सकते हैं, आपको विदेश आदि ले जा सकते हैं, उसके लिए बढ़िया है। किस चीज़ के लिए खराब है? इन लॉस के साथ थोड़ा सा ध्यान रखें। इन लॉस की लाइफ में उनके परिवार में इन लॉस जो हैं उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, उनकी वजह से उतार चढ़ाव आ सकता है। शादी विवाह के लिए ठीक है और लाभ के लिए भी ठीक है, राहु कोई दिक्कत नहीं है। पर ये लाभ वगैरह कब कराएंगे? जन्म स्थान से दूर ले जाकर, बाहर विदेश ले जाकर, अपने स्थान पे थोड़ी दिक्कत राहु रखेंगे। यहाँ पर राहु की रेमेडी क्या है? देखिए राहु क्या है, राहु हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब है नेगेटिव्स जो हैं, जो जरूरी हैं, क्योंकि आपके अंदर बिल्कुल ही क्रोध नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, आपके अंदर कोई कामना ही नहीं होगी तो भी दिक्कत हो जाएगी। एंगर भी कभी कभी चाहिए होता है, पर जब ये चीज़ें आप पर कंट्रोल करने लगे तो फिर दिक्कत है, फिर वो खराब हो जाती हैं। मतलब कि आप किसी ने कुछ कहा, आपको गुस्सा आ रहा है, वो फालतू का गुस्सा आ रहा है, मतलब उसकी गलती की सजा आप पहले तो अपने को ही दे रहे हो, दूसरे को दे पाओगे नहीं दे पाओगे उसका पता नहीं, अपना नुकसान। अगर आप अक्सर गुस्सा होते हो 100% हो जाना है, वो भी ऐसा हो जाना है जिसका कोई फिर दवाई नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि गुस्सा कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, कभी कभी थोड़ा बहुत दिखाने के लिए करना पड़ता है, वो ठीक है। तो वो राहु है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, ये सब। अब ये बढ़ रहा है तो राहु आप पे कंट्रोल कर रहा है। अगर वो चीजें आपके कंट्रोल में है तो राहु आपका अच्छा है। बाकी माँ दुर्गा की पूजा करें, क्योंकि दुर्गा को किस पे दिखाते हैं? शेर पे दिखाते हैं ना, शेर पे। तो शेर क्या? सबसे शक्तिशाली जानवर का प्रतीक है। इसका मतलब जो, और जानवर क्या है? हमारी यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, उसका प्रतीक है। तो उसको कंट्रोल करने की जो शक्ति है जो माँ दुर्गा में है, इसी वजह से राहु के लिए आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो। भैरव जी की, शिव जी की, उनकी जो सवारी है वो बैल है, वो भी इतना बड़ा तगड़ा होता है, तो उसको भी जो शिव जी उनके ऊपर चलते हैं। तो एक तरह से यही दिखाता है कि आपकी जो इंस्टिंक्ट है, आपकी जो इस तरह की जो कह सकते हो कि लाभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, जो उनके कंट्रोल कर सकता है, वो राहु उसका अच्छा है। बाकी ये रेमेडीज तो हैं ही, माँ दुर्गा की पूजा करें, भैरव जी की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, नवनाग स्त्रोत का पाठ करें। नागों को जोड़ते हैं राहु केतु से, इस वजह से बुधवार के दिन गरीब लोग हैं, आपके स्वीपर्स लोग हैं और काली चींटी है, उनको हम दाना वगैरह डालते हैं। कुत्ता है, कौआ है, गाय है, इनको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। जो आपकी प्रकृति है उसका ख्याल रखना चाहिए। राहु उससे शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं। घर में गंदगी नहीं करना, अमावस्या के दिन थोड़ा बहुत अगर साफ सफाई करना, घर में कुछ बहुत पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उनको निकाल देना। और कुछ लोग नज़र जिस तरह से हम उतारते हैं, कुछ लोग नारियल का यूज करते हैं, नारियल को एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से घुमाकर पानी में बहाना, समुद्री नमक का यूज करते हैं। उसका सारा मतलब यही है कि आप नेगेटिव चीज़ों को अपने से निकालने के लिए मानसिक रूप से जो हम बोलते हैं ना, उससे वास्तव में असर पड़ता है, उस चीज़ को दिखाता है। ये राहु की रेमेडीज हैं। राहु के बाद देखिए सूर्य की अगर हम बात करें तो 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव का स्वामी आपके चतुर्थ में रहेगा और पंचम में रहेगा। 14 तारीख तक चतुर्थ में है तो माता के ऊपर कुछ खर्चा हो सकता है, घर में कोई फॉरेन चीज आ सकती है। और उसके बाद पंचम में यहाँ जाएगा तो संतान के ऊपर, पढ़ाई लिखाई के ऊपर, और कहीं यात्रा का प्लानिंग हो सकती है आपके संतान की। संतान कहीं दूर जा सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई के लिए कोई बाहर जाने का यहाँ पर योग बनता है सूर्य की वजह से। सूर्य को शुभ करने के लिए, अच्छा करने के लिए सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, पिता तुल्य लोगों का ख्याल रखें, उनके साथ रेस्पेक्ट रखें, ये सब रहेगा। देखिए सूर्य हमारे लाइफ में ऊपर बढ़ने को भी दिखाते हैं। तो पंचम में आना एक तरह से अच्छा है, मतलब विदेश की कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्कॉलरशिप आदि भी आपको मिल सकती है अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे योग हैं तो ये हो गया हमारा, लगभग सारे ग्रह हमने देख लिए। केतु को थोड़ा कम देखा है, केतु तृतीय भाव में है तो छोटे भाई बहनों से थोड़ा
पड़ोसियों से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करा सकते हैं। हालांकि केतु की दशा स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छी है, पर गुस्से को इसमें महीने में थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि केतु और मंगल का जो योग है वो उस चीज़ को बढ़ा सकता है। ये योग कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी है, इंट्यूशन बहुत अच्छी देता है, ये चीज़ों को गहराई से समझने की शक्ति भी देता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बुरा ही होगा। अगर किसी की कुंडली में है पर उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो वो अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। तो ये तो रहा हमारा इस महीने का राशिफल। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों के बारे में। 1 तारीख को शनिवार को मासिक शिवरात्रि है, भगवान भोलेनाथ का व्रत है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 2 तारीख को रविवार को पौष अमावस्या है। अमावस्या को हम पितरों से जोड़ते हैं, कुंडली में पितृ श्राप है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष आदि आदि है, तो इसका व्रत बताया जाता है। वैसे भी अमावस्या को घर की सफाई आदि करना, पुरानी चीज़ों को बाहर निकालना, अपने पितरों को याद करना, उनके नाम से कुछ दान पुण्य करना, गीता के 7वें द्वितीय अध्याय का पाठ करना अति शुभ माना गया है। देखिए हर दिन तो आप कर नहीं सकते, तो कम से कम इसके बहाने कुछ करेंगे। 13 तारीख को गुरुवार को पुत्रदा एकादशी है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा व्रत है। पोंगल है 14 तारीख को, मकर संक्रांति है 14 तारीख को। 15 तारीख को शनिवार को प्रदोष व्रत है, 17 तारीख को सोमवार को पूर्णिमा है, 21 तारीख को शुक्रवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत है। केतु की दशा महादशा चल रही है, आप गणेश जी के भक्त हैं, सभी के लिए बहुत शुभ दिन है संकष्टी चतुर्थी का। 28 तारीख को शुक्रवार को छठ तिला एकादशी है और 30 तारीख को रविवार को मासिक शिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय। तो एक तरह से देखिए ये पूरा आपका राशिफल हो गया और त्योहारों का भी वर्णन हो गया। अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया, देखिए त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको हमारी संस्कृति से जोड़ते, ये हमारी पहचान है। तो इसके बारे में जानना और पॉसिबल हो तो कुछ कथाएं पढ़ लेना, एक आध व्रत रख लेना, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।